आज से महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र शुरू हो गया। पहले दिन विधायकों को शपथ दिलाई गई। खबर है कि स्पीकर का चुनाव 9 दिसंबर को होगा। हालांकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अभी तस्वीर साफ नहीं हुई है। महाराष्ट्र में सरकार गठन के बाद आज स्पेशल सेशन बुलाया गया। विधान भवन परिसर में सीएम और दोनों डिप्टी सीएम ने छत्रपति शिवाजी महाराज को नमन किया। उसके बाद विधायकों को शपथ दिलाई। हालांकि अभी मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर तस्वीर साफ नहीं है। कई ऐसे मंत्रालय हैं जिसको लेकर डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे दबाव बना रहे हैं। शिवसेना नेता उदय सामंत ने कहा कि मंत्रालय को लेकर कोई खींचतान नहीं है, जो भी फैसला होगा मिलकर होगा। सीएम देवेंद्र जी है, डिप्टी सीएम एकनाथ जी शिंदे साहब है और अजीत दादा है। वो बैठ के फाइनल करेंगे कि एक्सपेंशन कब करना है और डिपार्टमेंट कौन सा हमारे पास है। विधायकों की शपथ के बाद अब विधानसभा स्पीकर के चेहरे पर भी चर्चा हो रही है। हालांकि खबर है कि इसके लिए 9 दिसंबर को चुनाव होगा। विपक्ष ने सरकार को अपने वादा निभाने की याद दिलाई, जिस पर बीजेपी ने प्रतिक्रिया दी है। पहले ही दिन सारे निर्णय करते हैं क्या? अगर इतनी समझ नहीं है तो ये देश का दुर्दैव है कि ऐसे विरोधक इस विश्व के 193 देशों में कोई देश को नहीं मिलना चाहिए। उनको ये भी पता नहीं कि निर्णय कैसे होते हैं। और उद्धव गुट के विधायक आदित्य ठाकरे का बयान। आज उद्धव गुट के विधायक शपथ नहीं लेंगे, ये कहा है आदित्य ठाकरे ने। जनादेश होता तो हम लोग खुश होते, हमें ईवीएम पर संदेह है, इसलिए जश्न भी नहीं मनाया। तो आदित्य ठाकरे का यह बयान है और इस बयान में सीधे तौर पर कहा गया है कि हमें ईवीएम पर संदेह है, इसलिए हमने जश्न नहीं मनाया और विधायक शपथ नहीं लेंगे। ये भी उन्होंने कहा है कि आज उद्धव गुट के जितने भी विधायक हैं वो शपथ नहीं लेंगे। आज बहिष्कार किया है, इसी का एक ही कारण है। अगर आप देखें तो मार्केटवाड़ी में डेमोक्रेसी को मारा जा रहा है। ये डेमोक्रेसी को ईवीएम के हिसाब से, ईवीएम के माध्यम से हो या फिर जो भी रिगिंग करे उसके माध्यम से डेमोक्रेसी कर रहे, एक मौकरी कर रहे डेमोक्रेसी की। और यही जो मैंडेट है, ये मैंडेट ना जनता का है ना महाराष्ट्र का है, ये मैंडेट ईवीएम का है और ये मैंडेट इलेक्शन कमीशन का है। हम यही बात करना चाहते हैं। आज जो शपथ नहीं लिए इसी के लिए नहीं लिए क्योंकि आज जनता का आदर करना चाहते हैं। जनता के जो मन में शंका उपस्थित है उसे उत्तर देना चाहिए। और इस वक्त गिरीश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए। गिरीश, ये बयान तब आया है जब विधानसभा आहूत होनी है, सभी को शपथ लेनी है, क्या कारण बताया जा रहा है? और ईवीएम पर अविश्वास की बात एक बार फिर से दोहरा रहे हैं उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे, तब जबकि विधानसभा आहूत होनी है और सरकार को आगे काम करना है। जी बिल्कुल, देखिए आज पहला दिन है और आज ही के दिन जो विपक्ष है उसने बैकआउट कर दिया है और कहीं ना कहीं ईवीएम के ऊपर जो है एक सवाल या निशान खड़ा किया है और साथ ही कहा है कि जो भी निर्णय आए हैं उसका सीधे तौर पे वो विरोध करते हैं। और शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के विधायक हों या फिर कांग्रेस के विधायक हो, इन सभी की या फिर एनसीपी शरद पवार गठ के विधायकों की अब जो है बैठक मातोश्री पर होनी है। ये सारे विधायक यहाँ से निकल चुके हैं। नाना पटोले भी साथ है, आदित्य ठाकरे भी साथ है, जितेंद्र आव्हाड भी साथ है और जो अन्य विधायक है वो भी अब मातोश्री की ओर कूच कर चुके हैं। वहां पर एक बैठक होनी है, रणनीति तय की जाएगी और इस रणनीति के तहत सरकार को किस तरीके से घेरना है इस बारे में चर्चा होनी है। उद्धव ठाकरे इनके साथ ये चर्चा होगी और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज सेशन का पहला दिन है। आज सभी विधायकों को शपथ यहाँ पे ग्रहण करनी थी, लेकिन इस शपथ के ऊपर भी उन्होंने बहिष्कार किया है, आज शपथ ग्रहण नहीं की है। तो अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कल फिर से ये शपथ लेंगे, क्योंकि अगर कल दोपहर तक ये शपथ नहीं लेंगे तो फिर आमदार नहीं कहलाए जाएंगे और अगर आमदार नहीं कहलाए जाएंगे तो फिर आगे क्या होगा ये देखना भी उतना ही लाजमी होगा, क्योंकि जो आगे की कार्रवाई है उसमें ये फिर सहभागी नहीं हो पाएंगे, सदन की जो कार्रवाई होगी। और इसीलिए अब ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विपक्ष के सभी नेता अब शपथ ग्रहण में समाविष्ट नहीं होंगे या फिर बॉयकॉट कर रहे हैं और एक तरीके का विरोध कर रहे हैं। जिस तरीके से हमने देखा कि बैलेट पेपर पे चुनाव लेना चाहिए, ये बात आदित्य ठाकरे भी कहते हैं। लोकशाही की कहीं ना कहीं हत्या हो रही है, ईवीएम में घोटाला हो रहा है, ईवीएम
ईवीएम में कहीं ना कहीं टेम्परिंग किया जा रहा है, ऐसे कई सारे आरोप लगाए जा रहे हैं। और इसी के तहत हमने देखा है कि अब सारे जो विधायक हैं वो एक्शन मोड में आ चुके हैं, वो आक्रामक हो चुके हैं और बार बार यही उनके ओर से कहा जा रहा है कि जब तक ये ठीक नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। और इसीलिए अब जो सरकार में बैठे हुए जो प्रतिनिधि है वो भी इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि अगर इतना कुछ था तो फिर लोकसभा में जो इनकी विजय हुई थी तब क्या ईवीएम में खराबी नहीं थी, तब तो सब कुछ सही चल रहा था इनके लिए, तो फिर अब क्या परेशानी है। और अगर इस तरीके के सवाल खड़े करके एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है तो ये उन लोगों का अपमान है जिन्होंने इनको चुन कर दिया है। और इसी के साथ साथ जिम्मेदारी के तहत इन सभी लोगों को अब रेजिग्नेशन भी देना चाहिए। तो माहौल काफ़ी गर्मा चुका है। आदित्य ठाकरे जी ने जिस तरीके का बयान दिया है, नाना पटोले जी ने बयान दिया है, इसी के साथ जितेंद्र आव्हाड जी ने बयान दिया। जितेंद्र आव्हाड जी तो साथ में अधिवेशन में एक बोर्ड लेकर आए थे। महाराष्ट्र का एक विधानसभा क्षेत्र है मरकड़वाड़ी, जहाँ पर दोनों जगह से इस्तीफे की बात हो रही है, जहाँ पे राम सातपुते भी है और उसके बाद उत्तम जानकर भी है। तो ये दोनों नेता अब क्या रेजिग्नेशन देंगे और फिर बैलेट पे चुनाव लड़ेंगे क्या, ये देखना भी लाजमी होगा। और इसीलिए अब महाराष्ट्र की विधानसभा का जो पहला दिन है वो इसी बात को लेकर गूंज रहा है कि विधायकों ने कहीं ना कहीं सरकार को घेरने के लिए ईवीएम का मुद्दा उठाया है। विपक्ष की तरफ से ये जो नया स्टैंड लिया गया है इससे भी एक नया विवाद और नए सवाल खड़े हो गए हैं। शुक्रिया गिरीश आपका हमसे जुड़ने के। आगे बढ़ रहे हैं। टीएमसी मुखिया ममता बनर्जी के इंडिया गठबंधन की अगुवाई वाले बयान पर सियासत जारी है। कांग्रेस ने ममता के बयान पर सवाल उठाए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विपक्षी इंडिया ब्लॉक के कामकाज को लेकर असंतोष जताया और कहा कि अगर उन्हें मौका मिला तो वो इंडिया गठबंधन की कमान संभालने को तैयार हैं। एक चैनल को दिए इंटरव्यू में ममता ने कहा कि सभी क्षेत्रीय दलों से उनके संबंध अच्छे हैं। उनके मुताबिक वो बंगाल की मुख्यमंत्री के रूप में भी काम करती रहेंगी। साथ ही विपक्षी मोर्चे को चलाने की जिम्मेदारी भी वो संभाल सकती हैं। लेकिन कांग्रेस ने उनके बयान पर सवाल उठाए हैं। तो हम लोग को तो सब लोग को साथ लेकर के चलने की आदत भी है और चलते भी हैं। और इसके ऊपर जो लोग कटाक्ष करते हैं उनको खुद अपना इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। ममता जी पर मैं कोई पर्सनली टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ। एक यूनाइटेड फ्रंट है, ये सबकी सहमति का फ्रंट है, किसी एक की सहमति का फ्रंट है। तो किसी एक के ऊपर लांछन लगाना तो ठीक बात नहीं है ना। अब कांग्रेस पे लगाइए या मैं किसी और पे लगा दूँ, तो कांग्रेस की तरफ से तो इस तरह की बयानबाजी आती नहीं है। महाराष्ट्र और उपचुनाव में मिली हार के बाद इंडिया गठबंधन में दरार देखने को मिल रही है। और ममता बनर्जी के इस बयान के बाद विपक्ष बैकफुट पर है। बीजेपी ने गठबंधन की एकता पर तंज किया है। ऐसा है कि इस गठबंधन में जो है वो खानदान अनेक ख्वाहिशें एक और हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मगर मेरे अरमान। और इस बीच आपको बता दें कि ममता बनर्जी के पैगाम पर शिवसेना उद्धव गुट की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि जब गठबंधन की बैठक होगी तो मिलकर फैसला ले लेंगे। वहीं बीजेपी ने कहा है कि ये बेमेल गठबंधन के लोगों के बीच सत्ता संघर्ष है। ठीक है, उन्होंने अपनी बात रखी है और क्योंकि वो वेस्ट बंगाल में एक सक्सेसफुल उन्होंने मॉडल रखा है भारतीय जनता पार्टी को वहां से दूर रखने का और अच्छी वेलफेयर स्कीम्स लागू की हैं, तो कहीं ना कहीं उनका इलेक्शन का एक्सपीरियंस हो, उनकी फाइटिंग स्पिरिट हो, वो उस हिसाब से अपना इच्छा जाहिर कर रही हैं। इंडिया अलायंस की जब भी मीटिंग होगी इस पे व्यापक तरीके से चर्चा होकर हमारी सारी सीनियर लीडरशिप मिलकर ही निर्णय लेंगे। भानुमति के कुनबे में सत्ता संघर्ष चल रहा, कभी सपा, कभी डीएमके, कभी शिवसेना और अब टीएमसी की ममता बनर्जी भी इस संघर्ष में शामिल हैं और सभी अपना अपना राग अलाप रहे। अगर एक विवेकहीन नेता राहुल गांधी के भार से पूरी तरह कांग्रेस और गठबंधन दब चुका, अब केवल व केवल कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी एक लाइबिलिटी से ज्यादा कुछ नहीं। और ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी का समर्थन पूर्व एमएलसी उदयवीर सिंह ने कहा, हम ममता के साथ। एसपी से पूर्व एमएलसी हैं उदयवीर। वो पुराने नेता हैं, लंबा अनुभव है, संघर्ष के रास्ते से उन्होंने राजनीति में स्थान बनाया है और सब तरह से राजनीतिक मुकाबला किया है। वो पूरी तरह सक्षम है और हमारे दल की और उनसे व्यक्तिगत सब तरह के रिश्ते अच्छे हैं। हम लोगों का 100% उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी लीडरशिप में हम लोगों का भरोसा है
और ये बाकी इंडिया गठबंधन के सारे लोगों को मिलकर तय करना है क्या होना है। लेकिन वो हमारी नेता हमारे साथ आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, हमारे साथ तो हैं ही। इंडिया गठबंधन को भी अगर फॉर्मली ज्वाइन करती हैं या लीड करने की कोई फैसला, कोई बातचीत सारे इंडिया गठबंधन के घटक लोगों के में होती है तो हमारा तो सहयोग ही रहेगा। हमको ममता जी से क्या समस्या हो सकती है। और बड़ी खबर है, दिल्ली में बीजेपी का नया पोस्टर जारी हुआ है। बीजेपी के नए नारे वाला पोस्टर जारी। पोस्टर पर लिखा है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। तो ये बीजेपी का नया पोस्टर है जो कि दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली में बीजेपी ने अपना नया पोस्टर जारी किया है और नए नारे वाले पोस्टर पर लिखा है, अब नहीं सहेंगे बदल कर रहेंगे। बीजेपी दिल्ली में इस बार अपना वनवास खत्म करने के लिए बेकरार है। पार्टी की यही बेकरारी उसके नए स्लोगन में दिख रही है। विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बीजेपी ने नारा दिया है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। 10 साल के शासन में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस बार बीजेपी ने भ्रष्टाचार, प्रदूषण और आयुष्मान योजना सहित कई मुद्दों के जरिए घेरने की तैयारी की है। ये नारा दिल्ली की जनता की आवाज़ है। संकल्प पत्र के माध्यम से जब हम जनता के सुझाव मांग रहे हैं तो जनता की एक ही आवाज़ है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार से मुक्ति चाहिए और इसे बदलना है। तो ये भाव वहीं से आया है कि अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। लोग दिल्ली में गंदे पानी से, बिजली के बड़े दामों से, टूटी हुई सड़कों से, भ्रष्टाचार से, जो कूड़े के जगह जगह ढेर लगे हों उससे बहुत परेशान है। बीजेपी 8 दिसंबर से दिल्ली की 70 विधानसभाओं में परिवर्तन यात्रा भी निकालने जा रही है। तो बीजेपी की तरफ से जो नया नारा लगाया गया है, जो पोस्टर जारी किया गया, इस पर हमारे संवाददाता शिवांग माथुर की ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। दिल्ली में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए आज बीजेपी दिल्ली ने आधिकारिक तौर पे अपना कैंपेन शुरू कर दिया है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं ये बड़ा होर्डिंग पंत मार्ग के बीजेपी दफ्तर पे लगाया गया है जो कहता है, अब नहीं सहेंगे बदल के रहेंगे। लंबे वनवास को बीजेपी दिल्ली में खत्म करना चाहती है। ये टेम्पूज जो हैं, जो आप देख रहे हैं अपनी तस्वीरों में, ये असल में दिल्ली के अलग अलग विधानसभाओं में घूमने का काम करेंगे और इनका जो मोटिव है, इनका जो लक्ष्य है वो ये है कि इन टेम्पूज के जरिए लोगों से उनके मन की बात जानने का काम किया जाएगा। संकल्प पत्र जो बीजेपी तैयार कर रही है उसके अंदर किन बातों की इच्छा करते हैं दिल्ली वाले, क्या चाहते हैं दिल्ली वाले, उन भावनाओं को जानने के लिए ये टेम्पूज दिल्ली के अलग अलग इलाकों में घूमेंगे। इस पे व्हाट्सएप नंबर भी दिया गया है ताकि लोग जो है, जो आम जन आम मानस है, वो अपनी भावनाएं दिल्ली बीजेपी तक पहुंचा सके। और बीजेपी के नेता हरीश खुराना ने TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कहा कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है सरकार बदलने का। दिल्ली बीजेपी के वरिष्ठ नेता हरीश खुराना इस वक्त हमारे साथ हैं। पहले तो बधाई आपको कि उद्घाटन हुआ है चुनाव कार्यालय का और एक तरीके से ये बिगुल भी है, शंखनाद भी है चुनाव का। औपचारिकता के रूप से आज हम चुनाव कार्य का उद्घाटन तो कर रहे हैं, लेकिन पिछले कई महीनों से हम दिल्ली की सड़कों के ऊपर चुनाव की तैयारी कर रहे थे। हमारे कार्यकर्ता जमीन पर जाकर लोगों से मिल रहे थे, अपनी बात रख रहे थे, इस सरकार की कार्यकलापों को उजागर कर रहे थे। तो आज चुनाव कार्यालय का उद्घाटन तो एक औपचारिकता है, लेकिन निश्चित तौर के ऊपर जो आज दिल्ली का मानस आज मन बना चुका है कि इस सरकार को बदलेंगे, तंग आ चुके हैं इस सरकार की रोज के नए जो कार्यकलाप है, भ्रष्टाचार है, काम ना करने की जो इनकी नीयत है, उससे तंग आ चुके हैं। और अब लोग एक उम्मीदों की नजर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते हुए देख रहे हैं। जनमानस का एक नीचे से जवाब आया, हमने जो आज नारा दिया कोई ऐसे नारा नहीं आया है, ये लोगों की जो फीलिंग्स है उसको उजागर कर रहा है, ताकि जनता खुद कह रही है अब बस करो, अब नहीं सहेंगे, इस सरकार को बदलेंगे। और देश की राजधानी दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। बेखौफ बदमाश लगातार खूनी वारदात को अंजाम दे रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में फायरिंग मामले बढ़ते जा रहे हैं। आज फिर दिल्ली के शाहदरा से फायरिंग की घटना सामने आई, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले एक शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। बाइक पर आए 2 हमलावरों ने सुनील जैन नाम के कारोबारी पर एक के बाद एक करीब 6 से 7 राउंड फायरिंग की। इस हमले में कारोबारी की मौत हुई। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। दिल्ली के शाहदरा का ये विश्वास नगर का इलाका है।
सड़क पर स्कूटी गिरी पड़ी है। आसपास खून के धब्बे भी देखे जा सकते हैं। बताया जाता है कि इसी स्कूटी से बर्तन व्यापारी संजय जैन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक के बाद अपने घर लौट रहे थे। पुलिस के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने उन पर 7 से 8 राउंड फायरिंग की। 3-4 गोलियां लगी हैं उसको और हमें कुछ राउंड भी मिले यहाँ पर 5-6 के आसपास। तो अभी इसकी जांच कर रहे हैं। सुनील जैन की मृत्यु हो गई है। हत्या के कारणों की तलाश की जा रही है। इस बीच हत्या की वारदात के बाद दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में कहा कि केंद्र सरकार ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली को जंगल राज बना दिया। चारों तरफ लोग दहशत की जिंदगी जी रहे हैं। बीजेपी से अब दिल्ली की कानून व्यवस्था नहीं संभल रही। दिल्ली वालों को एकजुट होकर आवाज उठानी होगी। और अब आपको वारदात वाली जगह से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली में बदमाश इस कदर बेखौफ हैं कि एक बार फिर कानून को अपने जुर्म के पहिए तले रौंदते हुए उन्होंने सुबह सुबह एक शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। सुनील जैन जो पेशे से बर्तन के कारोबारी थे, जब वो सुबह लगभग 8:30 बजे अपने घर की तरफ जा रहे थे, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पर गए हुए थे कि जैसे ही वो फर्स्ट बाजार इलाके के इस जगह पर पहुंचते हैं, अपनी स्कूटी से थे सुनील जैन, तभी पीछे से बाइक सवार 2 बदमाश आते हैं और सुनील जैन के ऊपर तकरीबन 8 से 9 गोलियां चलाते हैं। सुनील जैन यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मॉर्निंग वॉक के लिए गए हुए थे और उसके बाद जैसे ही 8:36 पे वो यहाँ पर पहुंचे कि बदमाशों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई। मौके पर ही सुनील जैन की मौत हो गई। बदमाश यहाँ से आराम से फरार हो गए। यहाँ आसपास कोई सीसीटीवी नहीं लगा हुआ है, लेकिन पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। उस वक्त तक सुनील जैन की मौत हो चुकी थी। सुनील जैन सामने ही कृष्णा नगर इलाके में रहते हैं। और चलिए अब आपको वारदात के वक्त वहां पर मौजूद चश्मदीदों की बात सुनाते हैं। आप सुनिए जरा। पूरे हत्याकांड के चश्मदीद हमारे साथ मौजूद हैं, जो उनके दोस्त हैं, जो रोजाना उनके साथ मॉर्निंग वॉक पर जाते थे। क्या नाम है आपका और आज घटना किस तरीके से, हत्या कैसे हुई? सुनील जैन है जी। हम सुबह वॉक करने गए हैं, वहाँ पे हमने ब्रेकफास्ट कराया लौट के विश्वास नगर में। वहाँ से जब हम चले हैं तो सब भाई लोग अपने अपने घर निकल लिए थे। मेरा भी घर कृष्णा नगर में, जैन साहब का भी घर कृष्णा नगर में ही था। वो एक भैया है हमारे सुमित जी, उनके साथ वो बैठे हुए थे। पीछे से 2 बंदे आए, उन्होंने कहा कि आपका मोबाइल गिर गया। उन्होंने चेक करा, बस इतनी देर में तो उन्होंने गोली निकाल के और गोली मारना चालू कर दी। अच्छा, कोई लूटपाट की कोशिश? कोई लूटपाट की नहीं। उन्होंने तो ये कहा था जो तुम्हें चाहिए मेरे से ले लो, पर ऐसा कुछ नहीं था। उन्होंने सीधे टारगेट गोली मार दी। नहीं तो बाइक पर आए थे, मुंह पर कोई कपड़ा, कोई हेलमेट? बाइक पे था, मुंह बंधा हुआ था। वो हमें पहचान में नहीं आया बंदे कौन थे, क्या थे, कैसे। अच्छा, बस आया, दिमागी काम ही नहीं कर रहा था। सारे हाथ पैर ऐसे फूल चुके थे जिसको कोई जवाब ही नहीं था। तो आप लोग बराबर में उनकी स्कूटी के साथ में ही साथ में थे, थोड़ा तक आगे पीछे थे, थोड़ा आगे पीछे थे। तो आप काफी लोग थे वहाँ। तो 8:30 बजे का टाइम था, पूरा रोड रहता हुआ था, रेड लाइट था, पूरा ट्रैफिक था, सब कुछ था। इतने ट्रैफिक में भी काम हो गया। और इस बीच दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में हत्या की सनसनीखेज वारदात सामने आई है। 2 सगे भाइयों पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें एक भाई की मौत हो गई है, जबकि दूसरे की हालत गंभीर बताई जा रही है। गोविंदपुरी हत्याकांड में फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि साझा शौचालय की सफाई को लेकर 2 पड़ोसियों में झगड़ा हुआ। इसके बाद चाकू से हमला किया गया। हमले में सुधीर, उसके भाई प्रेम और उनके दोस्त सागर को चोटें आई थी। उन्हें एम्स ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया था। पुलिस लगभग 3 बजे एम्स ट्रॉमा सेंटर पहुंची तो पता लगा कि 22 साल के सुधीर की इलाज के दौरान मौत हो गई। देखी थी थोड़ी सी, और उसके बाद तीनों भाई यहाँ पे पड़े हुए थे, मदद के लिए पुकार रहे थे। जिसकी मौत हुई है उसका नाम सुजीत है। मारने वाले लगभग 4-5 शख्स थे, वो इसमें आए थे। उनको मुश्किल से अभी 1.5 या 2 महीने हुए। आरोपी और पीड़ित दोनों गोविंदपुरी की गली नंबर 6 की इमारत नंबर 482 की पहली मंजिल पर किराएदार हैं। उनका शौचालय साझा था। पुलिस का भय तो है नहीं, ये तो बात तय है। लोग पुलिस के नाम पर अब वो बिल्कुल भी नहीं है। इतने सारे लोग, सीलाल चौक, हर जगह बुरा हाल है। पुलिस का भय होना चाहिए। इस इलाके में पुलिस की गश्त बढ़ानी चाहिए। रोहतक में शादी समारोह के दौरान फायरिंग में फाइनेंस का काम करने वाले शख्स की मौत। फायरिंग में एक शख्स गंभीर रूप से घायल। शादी समारोह में चली कई राउंड गोलियां। मृतक मंजीत अहलावत दिल्ली पुलिस में भी कर चुका था काम।
रोहतक जिले के गांव कोलाई के एक शादी समारोह में कुछ बदमाशों ने बारात में आए 2 युवकों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। इस फायरिंग में एक की मौत हो गई जबकि दूसरा शख्स घायल हो गया। मृतक का नाम मंजीत अहलावत है जो डिगल गांव से है, जबकि दूसरा घायल शख्स मनदीप गांव बलम से है। पुलिस सूत्रों की तरफ से इस हमले में अमेरिका में बैठे गैंगस्टर हिमांशु भाऊ का हाथ बताया जा रहा है। दरअसल जिला झज्जर के गांव डिग्गल से किलोई में बारात आई थी। बारात भूमि गार्डन में पहुंच चुकी थी और सभी शादी के जश्न में शामिल थे। तभी वहां अचानक काले रंग की स्कॉर्पियो में कुछ बदमाश आए। मंजीत और मनदीप एक टेबल पर खाना खा रहे थे। इसी दौरान उन पर बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। करीब 8-10 राउंड फायरिंग हुई। मंजीत को सिर में गोली मारी गई जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसके साथ बैठे मनदीप को पैर में गोली लगी है। मंजीत सन्नो रामफल अपने साथ लड़के की शादी में कलोई गांव में आया था, जहां उसका गोलियां मारी हैं, जो मृत अवस्था में पीजीआई पहुंचा है। मृतक मंजीत दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भी रह चुका था। फिलहाल वो फाइनेंस का काम करता था। और रोहतक मर्डर पर इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ली हत्या की जिम्मेदारी। हत्या की जिम्मेदारी लेते हुए पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है, हम कॉल के बाद रिजल्ट जरूर देते हैं। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ अमेरिका से चला रहा है गैंग। और इसी पर जानकारी देंगे हमारे सहयोगी जितेंद्र। जितेंद्र, क्या अपडेट मिल पा रही? हत्या की जिम्मेदारी ले ली गई है और कहा जा रहा है कि गैंगस्टर हिमांशु तो अमेरिका से ही पूरा गैंग चलाता है। जी बिल्कुल, देखिए दिल्ली पुलिस का जो पूर्व कांस्टेबल है और साथ ही हरियाणा के एक फाइनेंसर है मंजीत, इन दोनों की हत्या की जिम्मेदारी हिमांशु भाऊ की तरफ से ली गई और साथ ही हिमांशु भाऊ ने खुले तौर पर ये सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी दी कि जो उनकी बात नहीं मानेगा उसका अंजाम इसी तरीके का होगा। हिमांशु भाऊ इस वक्त अमेरिका के अंदर मौजूद है, वहीं बैठकर अपने गैंग को ऑपरेट कर रहा है। दरअसल बम्बैया को सपोर्ट करता है गैंग और लॉरेंस बिश्नोई के एंटी या फिर कहें जितने भी लॉरेंस के खासम खास है उनको टारगेट करने में लगा हुआ है। जी शुक्रिया आपका जितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए ये बड़ी खबर सामने आ रही है। गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने रोहतक मर्डर की जिम्मेदारी ली और धमकी भी दी है कि पहले हम कॉल करते हैं और अगर कोई बात नहीं मानता है तो उसका रिजल्ट भी देते हैं। इसी कड़ी में इस मर्डर को अंजाम दिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी है। पुलिस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देश के केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री और रांची के सांसद संजय सेठ ने रंगदारी की मांग किए जाने की शिकायत की है। सेठ के मुताबिक उनसे फोन पर मैसेज के जरिए अपराधियों ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी। दिल्ली के डीजीपी अनुराग गुप्ता को तत्काल मामले की जानकारी दी गई है। संजय सेठ ने एफआईआर भी दर्ज कराई है। मामले के सामने आने के बाद प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा है। बताया जाता है कि रंगदारी का मैसेज झारखंड से आया है। जानकारी के मुताबिक जिस मोबाइल नंबर से मैसेज भेजा गया है वो रांची के काके थाना क्षेत्र के होसिर नाम की लोकेशन बताई जा रही है, जिसे लेकर दिल्ली पुलिस ने झारखंड पुलिस से संपर्क किया। संजय सेठ ने रंगदारी की इस घटना को लेकर झारखंड की कानून व्यवस्था पर आगे बढ़ते हैं। मोदी नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के साथ साइबर ठगों ने कॉल पर ठगी करने का प्रयास किया। रिपोर्ट बताते हैं आपको। मोदी नगर विधानसभा से बीजेपी विधायक मंजू सिवाच के साथ साइबर ठगों ने कॉल पर ठगी का प्रयास किया। साइबर ठगों ने विधायक को कॉल करके मोबाइल नंबर को किसी दूसरे मोबाइल नंबर से अटैच करके आपत्तिजनक सामग्री भेजे जाने की बात कही। इससे पहले विधायक को साइबर अपराधी साइबर अरेस्ट कर पाते, विधायक उनकी चाल को समझ गई और उनका फोन डिस्कनेक्ट कर दिया। विधायक ने तुरंत साइबर थाना प्रभारी को इस बारे में सूचित किया। विधायक मंजू सिवाच की शिकायत पर गाजियाबाद के मोदी नगर थाने में अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो उन्होंने फिर ये सारा ट्रेस किया, नंबर्स वगैरह जो थे, तो उन्होंने बताया ये साइबर ठगों का एक ग्रुप है और अगर आप ज्यादा बात करते तो वो हो सकता है आपसे कोई बहला फुसला के या कुछ आपको ज्यादा प्रेशर में ले लेते, तो आपसे कुछ पैसे वैसे की बात करते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि आपने स्टेज 1 पे ही उनका फोन बात खत्म करके और साइबर क्राइम में इन्फॉर्म कर दिया। लोगों को जागरूक करने के लिए विधायक मंजू सिवाच ने एक संदेश भी दिया है। उन्होंने कहा कि लोगों को जागरूक होना जरूरी है। अहमदाबाद और मुंबई में 60 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी हुई है। छापेमारी में 13.5 करोड़ रुपए कैश बरामद हुए।
मालेगांव छावनी पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में फर्जी खातों से जुड़ी छापेमारी की। यह मामला फर्जी दस्तावेज और फेक केवाईसी के जरिए बड़ी तादाद में बैंक अकाउंट्स खोलने से जुड़ा है। ईडी की जांच से पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक में 14 नए खाते खोले गए थे, जिसमें 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि को जमा किया गया था। चाय और कोल्ड ड्रिंक एजेंसी चलाने वाले सिराज मेनन और उसके कुछ साथियों पर 7 नवंबर को मालेगांव पुलिस ने मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। जांच में पता चला है कि नासिक मर्चेंट कोऑपरेटिव बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में 21 अलग अलग खातों में करोड़ों रुपए ट्रांसफर किए गए। आरोप है कि सिराज अहमद और उसके साथियों ने भोले भाले लोगों के प्रमाण पत्र का इस्तेमाल किया और उन्हें लाभ देने का झूठा वादा किया। ईडी की जांच में यह भी पता चला कि 5 ऐसे अकाउंट बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी खोले गए थे। अकाउंट्स खुलवाने के बाद आरोपियों ने खाता धारकों को मार्केट में नौकरी दिलाने का झूठा वादा किया। बिहार के दरभंगा में दो पक्षों के बीच हिंसक झड़प के बाद स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। कहा जा रहा है कि विवाह पंचमी की झांकी निकाले जाने के दौरान दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर पथराव और लाठी डंडे चले। ये तस्वीरें दरभंगा की हैं, जहां दो पक्ष आपस में बातें कर रहे होते हैं। इतने में देखिए पथराव शुरू हो जाता है। पथराव शुरू होते ही दोनों पक्षों के बीच भगदड़ मच जाती। लोग जान बचाने के लिए कुछ घरों में तो कुछ गलियों में छिप जाते हैं। कई लोग पथराव कर रहे हैं, लोगों को रोकने की भी कोशिश करते देखे जा सकते हैं। ये घटना तरौनी गांव की है, जहां हर साल विवाह पंचमी के मौके पर राम विवाह की झांकी निकाली जाती है। झांकी जैसे ही बाजितपुर पहुंची, दो पक्षों के बीच किसी बात को लेकर बहस हुई और फिर पथराव शुरू कर दिया। कई लोगों के घायल होने की खबर है। सिटी एसपी अशोक कुमार और एसडीएम विकास कुमार ने हालात को संभाला। एहतियातन पुलिस कैंप कर रही है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। आखिर पारंपरिक रूप से झांकी निकालने के दौरान ऐसा क्या हुआ जिससे हालात बिगड़े? अब से पहले कभी यहां जुलूस के चलते विवाद नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है। और आगे बढ़ते हैं केरल के कोच्चि से खबर, जहां पर पूर्व मुख्य न्यायाधीश ने अभिव्यक्ति की आजादी पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि इससे ज्यादा संसाधनों वाले लोगों को फायदा पहुंचेगा और कमजोर वर्गों को हाशिए पर धकेल दिया जाएगा। In a society which has inequity, those with more power will use their liberty to promote actions which are detrimental to those with less power. If speech is completely free, those with more resources and power will drown all other voices with their narrative. Free speech is a constitutional aspiration and guarantee. But what would happen even when that narrative is hateful? Liberty therefore will destroy equality. Similarly, if all people are given equal treatment without recognizing the inherent maldistribution of resources in society and life opportunities, equal treatment will allow those who are resourced to benefit over those who lack social and cultural capital. बीएसपी प्रमुख मायावती ने विपक्ष पर संसद में जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ साधने का आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर हमला करते हुए कहा कि दोनों पार्टियां संभल हिंसा के बहाने मुस्लिम मतदाताओं को खुश करने की कोशिश में लगी हैं। विपक्ष देश व यहाँ के जनहित के मुद्दे न उठाकर अपने राजनीतिक स्वार्थ में संभल में हुई हिंसा की आड़ में खासकर सपा व कांग्रेस पार्टी यहाँ मुस्लिम वोट को रिझाने में लगी है। बाकी मुद्दों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं बल्कि ये पार्टियाँ मुस्लिम समाज को भी अर्थात तुर्क व नॉन तुर्क को भी वहाँ आपस में लड़ा रही हैं। इससे भी ज़्यादा दुख की बात यह है कि जिनकी बदौलत से संसद में दलित वर्ग के सांसद पहुँचे हैं, मेंबर पार्लियामेंट पहुँचे हैं, वो भी अपनी अपनी पार्टियों के आकाओं को खुश करने के लिए दलित उत्पीड़न के मुद्दों पर अधिकांश चुप ही बैठे हैं। शिरोमणि अकाली दल नेता सुखबीर सिंह बादल आज गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवा करने पहुंचे, जहां उनकी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए।
शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल ने कड़ी सुरक्षा के बीच गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवादार की ड्यूटी निभाई। इस दौरान वो भाला पकड़कर दरबान की सेवा निभाते नजर आए। सुखबीर सिंह बादल ने गुरुद्वारा श्री फतेहगढ़ साहिब में सेवा की और लोगों के झूठे बर्तन धोए। सुखबीर सिंह बादल पर हमले के बाद पंजाब पुलिस अलर्ट पर है। उनके अलावा भी अकाल तख्त से सजा पाने वाले सभी नेताओं की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। श्री हरिमंदिर साहिब में 2 दिन की सजा भुगतने के बाद सुखबीर बादल श्री आनंदपुर साहिब स्थित तख्त श्री केसगढ़ साहिब में सजा भुगत चुके हैं। इस दौरान उन्हें करीब 450 पुलिस कर्मचारियों के सुपर सिक्योरिटी घेरे में रखा गया। हालांकि हमले के बाद आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। हमले के कारणों की जांच की जा रही है। पंजाब के पूर्व डिप्टी सीएम सुखबीर बादल पर फायरिंग को लेकर शिरोमणि अकाली दल, पंजाब पुलिस और आम आदमी पार्टी की सरकार आमने सामने हो गए हैं। भोपाल में 1,53,00,000 रुपए कीमत की 45,000 लीटर अवैध शराब पर बुलडोजर चला है। क्या है पूरा मामला, देखिए रिपोर्ट। आबकारी विभाग ने ये शराब 1 जनवरी 2023 से 30 सितंबर 2024 के बीच जब्त की थी। इस दौरान कुल 9,793 कार्रवाई की गई थी। कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के निर्देश के बाद शुक्रवार को आबकारी विभाग ने कार्रवाई शुरू की, जो 3 घंटे तक चली। सभी शराब की बोतलों पर रोड रोलर चलाकर उसे नष्ट कर दिया गया। ये शराब जिला आबकारी विभाग के गोदाम में लंबे समय से रखी थी। इस कार्रवाई के दौरान विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कार्टून खोलकर अंदर शराब और बियर की बोतलें मीडिया को दिखाई। ये इसके बाद इस पर रोड रोलर चलाया गया। इसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी कराई गई। इस कार्रवाई में डिप्टी कलेक्टर अजय शर्मा, सहायक आबकारी आयुक्त दीपम रायचूरा, सहायक जिला आबकारी अधिकारी आरजी भदौरिया समेत कई अधिकारी मौजूद थे। इस दौरान अंग्रेजी शराब 6408 लीटर, बियर 4997 लीटर, देसी शराब 8602 लीटर, हाथ भट्टी शराब 25,000 लीटर नष्ट की गई। आजमगढ़ में यूपी पुलिस के साथ एक परिवार के कुछ सदस्यों ने मारपिटाई की। पुलिस टीम जमीन विवाद को लेकर जांच के लिए आरोपी के घर पर गई थी। यूपी के आजमगढ़ जिले में एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। यहाँ के सिधारी थाना के छतवारा गांव के कलंदरपुर में उस वक्त अफरा तफरी का माहौल हो गया जब एक शिकायत की जांच करने पहुंची पुलिस टीम पर घर वालों ने हमला बोल दिया। आरोपियों ने एक पुलिसकर्मी के कपड़े तक फाड़ दिए। पुलिस ने इस पूरे मामले में 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसमें 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखा जा सकता है कि पुलिस के साथ मारपीट की जा रही है। आखिर में पुलिस को वापस लौटना पड़ा। हैरान करने वाली बात यह है कि इस मारपीट में एक महिला भी नजर आ रही है। पुलिस टीम के साथ मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। थाना सिधारी एक प्रार्थना पत्र की जांच में गई हुई थी। वहां पर पुलिस के साथ अभद्रता करेगी। इसमें 5 लोग नामजद किए गए, जिसमें 2 की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है। शेष 3 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। शीघ्र ही सभी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जाएगी। प्रार्थना पत्र की जांच में गई थी, लैंड संबंधित जमीन संबंधित विभाग था, उसकी जांच पुलिस। राजस्थान के प्रसिद्ध श्री सांवलिया सेठ मंदिर में इस बार भंडार की गिनती ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए हैं। भक्तों ने दिल खोलकर दान दिया है। 2 महीने में खोले गए भंडार में मंदिर को करीब 35 करोड़ की रिकॉर्ड तोड़ नकदी प्राप्त हुई है, जो अभी तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस दौरान मंदिर समिति को भंडार कक्ष की गिनती के लिए 6 दिन लगे। ये भंडार पिछले महीने दीपावली पर्व होने के कारण नहीं खोला गया था, जिसे बीते 30 नवंबर को खोला गया। दरअसल चित्तौड़गढ़ जिले में प्रसिद्ध सांवलिया सेठ मंदिर में हर महीने भंडार कक्ष की गिनती की जाती है। इस बार 2 महीने में जाकर भंडार कक्ष की गिनती की गई और इसमें पहले चरण में ही नकदी का आंकड़ा 11,34,75,000 तक पहुंच गया। इसके बाद दूसरे चरण में 3,60,00,000, तीसरे में 4,27,80,000, चौथे चरण में 8,73,90,000 रुपए की नकदी निकली। इस तरह से 5 और 6 चरणों को मिलाकर भंडार कक्ष की गिनती का आंकड़ा करीब 35 करोड़ रुपए पहुंच गया। इसको लेकर मंदिर ट्रस्ट ने पहले ही अनुमान जताया था कि 2 महीने में भंडार कक्ष की गिनती में करीब 35 करोड़ रुपए के आसपास का आंकड़ा पहुंचेगा और मंदिर ट्रस्ट का अनुमान सही निकला। इस बार भंडार से 2.5 किलो सोना और 127 किलो से अधिक चांदी भी चढ़ावे के तौर पर प्राप्त हुई है।
प्रयागराज महाकुंभ की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। श्रद्धालुओं के लिए इस बार गंगा स्नान के बाद कपड़े बदलने के लिए विशेष प्रकार की जेट्टी का निर्माण किया जा रहा है। ये महाकुंभ नगरी प्रयागराज है, जहां संगम तट पर तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसी क्रम में पानी पर तैरती इस जेट्टी को देखिए। ये विशेष व्यवस्था प्रयागराज के श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है। महाकुंभ में विशेष जेट्टी में स्नान और कपड़ा बदलने में सुविधाएं होंगी, जिसे अंतिम रूप देने में कारीगर दिन रात काम में जुटे हैं। प्रशासन का कहना है कि संगम पर स्नान करने वाले श्रद्धालुओं को इससे बेहतर सुविधा मिलेगी। स्नान के बाद सबसे बड़ी समस्या कपड़े बदलने की होती थी, जिसे दूर करने के लिए ये व्यवस्था की गई है। अपर मेला अधिकारी का कहना है कि इस व्यवस्था से न केवल श्रद्धालु संगम में आराम से आस्था की डुबकी लगा सकेंगे, बाथिंग एरिया सुरक्षित और कवर्ड जोन होगा। हमारे उसमें 2 कमरेज हैं, प्लस में बैठने की सुविधा, पंखे लगे, सोलर इन्वर्टर सब लगे हुए, प्लस उसमें नहाने के लिए जो है एक छोटे से स्विमिंग पूल भी बनाए गए हैं। लुक आएगा, एक बदला सा संगम नजर आएगा। फ्लोटिंग जेट्टी के माध्यम से हमने उसको रिप्लेस करने की कोशिश की। क्या होगा? मैंने बताया आपसे, जेट्टी होगी, जेट्टी में पर्याप्त स्पेस, जैसे जो वहाँ पर प्रयागवाल पहले से बैठते रहे हैं उन्हीं को ये स्पेस अलॉट किया जाएगा, उन्हीं को स्पेसिफाइड स्पेस अलॉट किया जाएगा जेट्टी पे, उस पर चेंजिंग रूम रहेगा। और इधर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश में जारी हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर भारत ने कड़ी आपत्ति जताई है। 9 दिसंबर को विदेश सचिव बांग्लादेश दौरे पर जा रहे हैं। बांग्लादेश में जारी हिंसा के खिलाफ भारत में हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बीच विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी कि विक्रम मिस्री 9 दिसंबर को बांग्लादेश के दौरे पर जा रहे हैं। विक्रम मिस्री ढाका तब जा रहे हैं जब दोनों देशों में तनातनी की स्थिति है। The visit of the Foreign Secretary Sri Misri to Bangladesh in the wake of the attacks on Hindus in Bangladesh is a welcome step, and I think his visit would definitely bring some respite and some sense to the Bangladesh government to control this violence on Hindus. बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हमले बढ़ने से भारत चिंतित है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मामले को सुलझाने की पहल की है। इधर बीएसपी प्रमुख मायावती ने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश में बड़ी संख्या में हिंदू अपराध का शिकार हो रहे हैं। इनमें से ज्यादातर दलित और कमजोर वर्ग के लोग हैं। कांग्रेस पार्टी चुप है और चिल्ला रही है, सिर्फ मुस्लिम वोटों के लिए सावधान। कांग्रेस की गलती की वजह से उन्हें नुकसान हो रहा है। इस मामले में कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और उसके समर्थक एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। और एक बड़ी खबर मिल रही है, यूपी के जौनपुर के अटाला मस्जिद का विवाद हाईकोर्ट पहुंचा है। 9 दिसंबर को अब इस मामले की सुनवाई होगी। अटाला मस्जिद को अटला मंदिर होने का दावा करने वाली स्वराज वाहिनी एसोसिएशन को अपना जवाब दाखिल करना होगा। हालांकि कोर्ट ने 9 दिसंबर की तारीख तय की है। संतोष कुमार मिश्रा ने इसी साल जौनपुर जिला कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर ये दावा किया था कि जौनपुर की अटाला मस्जिद अटाला मंदिर को तोड़कर बनाई गई है। जिस जगह मस्जिद है वहां पहले अटला देवी का मंदिर हुआ करता था। इस मंदिर का निर्माण 13वीं शताब्दी में राजा विजय चंद्र ने करवाया था। विपिन चौबे और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। 9 दिसंबर को विपिन, अब इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जी देखिए, अब संभल के बाद जौनपुर की भी जो अटाला मस्जिद है उस पर विवाद खड़ा हो गया है। पहले जौनपुर की अदालत में पूरा मामला चला है और अब इसको लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। उस पर 9 दिसंबर को सुनवाई होगी और सोमवार को जो होने वाली सुनवाई है उसमें मस्जिद की जगह मंदिर होने का दावा जो है, जो स्वराज वाहिनी एसोसिएशन के द्वारा किया गया है, उस पर फैसला आना है और उस पर सुनवाई होनी है। उसमें यह तय होगा कि मेंटेनेबल है या नहीं है। अगर ये मेंटेनेबल है तो आगे सुनवाई होगी, नहीं तो अदालत इसको खारिज भी कर सकती है। जी, शुक्रिया आपका विपिन जानकारी देने के लिए। और मस्जिद विवाद पर बोले असदुद्दीन ओवैसी, लोगों को इतिहास की लड़ाई में धकेला जा रहा है, जबकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। कोई भी देश महाशक्ति नहीं बन सकता अगर उसकी 14% आबादी को लगातार ऐसे दबाव का सामना करना पड़े। हर वाहिनी, परिषद, सेना आदि के पीछे सत्ताधारी पार्टी का हाथ है। इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के बेहतर इस्तेमाल पर पीएम मोदी का हमेशा से जोर रहा है। नमो ड्रोन दीदी एक ऐसी ही इनोवेटिव स्कीम है जो ग्रामीण महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन दीदी बनाकर पीएम मोदी ने अनोखी पहल की है। इस योजना से ग्रामीण महिलाओं के लिए अतिरिक्त आय का साधन बना है। साथ ही ज्यादा सटीक ढंग से खेती को बढ़ावा मिला है। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के मुताबिक नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत 2024 से 2026 के बीच देश के अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों में 15,000 ड्रोन महिला स्वयं सहायता समूह को दिए जाएंगे। देश भर के 14,500 महिला स्वयं सहायता समूह को ये ड्रोन दिए जाने हैं। 2023-24 में 1,094 ड्रोन वितरित किए गए। नमो ड्रोन दीदी स्कीम के तहत 500 ड्रोन में से सबसे ज्यादा 96 आंध्र प्रदेश, 82 कर्नाटक और 72 तेलंगाना को दिए गए हैं। सरकार ड्रोन की कीमत का 80% सब्सिडी के तौर पर दे रही है, जबकि शेष राशि के लिए 3% की सस्ती दर पर लोन मिलेगा। सरकार ने नवंबर 2023 में नमो ड्रोन दीदी स्कीम की शुरुआत की, जिसमें ग्रामीण महिलाएं किराए पर ड्रोन से खेतों में रासायनिक खाद और कीटनाशकों के छिड़काव, फसल की निगरानी जैसी सेवाएं देंगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने पाकिस्तान को दो टूक कहा है कि वो आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के खिलाफ दोहरा रवैया अपना रहा है। भारत ने कहा कि पाकिस्तान दोहरा रवैया छोड़े और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। हाल ही में मसूद अजहर का एक वीडियो सामने आया था जिसमें उसने भारत और इजराइल के खिलाफ जहर उगला था और नया अभियान छेड़ने का ऐलान किया था। वीडियो के सामने आते ही पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े हो गए हैं। मसूद अजहर के नए वीडियो ने पाकिस्तान के दोहरे चरित्र को उजागर कर दिया है। टेररिस्ट, ही इज अ यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। We demand that strong action be taken against him, that he be brought to justice. There has been denial that he is not there in Pakistan. What you are referring to, if the reports are correct, then it exposes the duplicity of Pakistan. Masood Azhar is involved in cross-border terror, attacks in India, and we want that strong action be taken against him. रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान के बहावलपुर में मसूद अजहर के 2 घर हैं। उसके घर के बाहर पाकिस्तान आर्मी का सुरक्षा पहरा है। दूसरा घर जामिया मस्जिद के ठीक बगल में है, वहां भी पाक आर्मी तैनात है।